आज का हमारा टॉपिक है ठोस विलय की द्रव विलायक में घुलनशीलता। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, ठोस विलय की द्रव विलायक में घुलनशीलता। ये देखेंगे कि घुलनशीलता क्या होती है और ठोस विलय किस प्रकार द्रव विलायक में घुल जाते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। हमारे पास में चीनी है, चीनी को हम पानी में घोलेंगे, आसानी से घुल जाएगी। नमक को हम पानी में घोलेंगे, वो भी आसानी से घुल जाएगा। मगर पानी में घोलने के बाद अगर एंथ्रासीन या नेफ्थेलीन को आ जाए तो वे पानी में आसानी से नहीं घुलने के, जबकि नेफ्थेलीन और एंथ्रासीन दोनों के दोनों बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं, परंतु नेफ्थेलीन और एंथ्रासीन जल में नहीं घुलते। एक में घुल रहे हैं और दूसरे में नहीं घुल रहे। इसका कारण आज हमें समझना है इसी टॉपिक से, ठोस विलय की द्रव विलायक में घुलनशीलता। देखिए दोनों ठोस हैं, चीनी और नमक दोनों ठोस हैं और एंथ्रासीन और नेफ्थेलीन भी दोनों के दोनों ही ठोस हैं, मगर दोनों किसी एक विलायक में घुल रहे हैं और एक में नहीं घुल रहे। आज हमें इसी का ही कारण समझना है। इसका कारण होता है विलायक और विलय की प्रकृति। विलायक और विलय की प्रकृति किस प्रकार की है? अगर प्रकृति दोनों की एक समान होगी तो विलय विलायक में घुल जाएगा, और अगर प्रकृति दोनों की एक समान नहीं है तब विलय विलायक में नहीं घुलने का है। यहाँ एक समान से मतलब है मेरा ध्रुवीय और अध्रुवीय से। ध्रुवीय और अध्रुवीय से यहाँ मेरा मतलब। अब ये अगर आपको कंफर्म नहीं है कि ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिक क्या होते हैं तो मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ। ध्रुवीय वे यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु और उससे जुड़े हुए परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर काफी अधिक होता है, जैसे कि H2O। H2O में ऑक्सीजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन के सापेक्ष काफी अधिक होती है, जिस कारण ऑक्सीजन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर थोड़ा सा आकर्षित कर लेता है। इसी कारण ऑक्सीजन पर अल्प ऋणावेश और हाइड्रोजन पर अल्प धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ऐसे यौगिकों को ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। अध्रुवीय यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु और उससे जुड़े हुए परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर नहीं होता है। ऐसे यौगिकों में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु की ओर को आकर्षित नहीं होता है, जिस कारण वह बीच में ही रह जाता है, और इन यौगिकों में कोई भी ऐसा आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है, कोई ऐसा आवेश उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे यौगिकों को अध्रुवीय यौगिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल पे हम देख सकते हैं अध्रुवीय में, जैसे ये है एथेनॉल C2H5O। कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक नहीं होता है, जिस कारण साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के बीच में ही रह जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं इसे। ठोस विलय की द्रव विलायक में घुलनशीलता। ये हमने पढ़ लिया अभी कि जल में नमक और चीनी दोनों घुल जाते हैं, परंतु नमक और चीनी बेंजीन में नहीं घुलते, जबकि नेफ्थेलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में घुल जाते हैं और जल में नहीं घुलते। देखिए इसका सीधा सा रीजन यही है जो भी हम पढ़ चुके हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय प्रवृत्ति। जल की, नमक की और चीनी की, तीनों की प्रवृत्ति अध्रुवीय होती है, जबकि बेंजीन, नेफ्थेलीन और एंथ्रासीन इन तीनों की प्रवृत्ति अध्रुवीय होती है। तो अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा और ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में ही घुलेगा। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यही। इसके बाद में हम ये देखते हैं, जब कोई ठोस विलय किसी द्रव विलायक में घुलता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? किसी ठोस विलय के द्रव विलायक में घुलने की क्रिया को विलीनीकरण अर्थात घुलना कहते हैं। यदि हम किसी ठोस पदार्थ को द्रव विलायक में लगातार घोले जा रहे हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें विलयन में घुले हुए ठोस विलय के कण
बाहर से घोले जा रहे ठोस विलय के कणों के साथ संघट कर लेते हैं और विलयन से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त पदार्थ को क्रिस्टलीय पदार्थ और इस क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। यहाँ एक अवस्था और आती है जब हम विलय को लगातार विलायक में घोल ले जाते हैं। यदि हम ठोस विलय को द्रव विलायक में लगातार घोले जा रहे हैं तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब ठोस विलय द्रव विलायक में घुलना बंद हो जाएगा। इस प्रकार प्राप्त विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। यदि विलयन में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है, यदि विलयन में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है तो इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। और यदि विलयन में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है तो इस प्रकार के विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाह रहा था, घुलनशीलता या विलयता। विलयता और स्पष्ट करना मैं आपको चाह रहा था। किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए विलय पदार्थ की मात्रा को ही उस विलयन की विलयता कहते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास में कोई एक गिलास है, इस एक गिलास में हमारे पास में ये पानी भरा हुआ था और इस पानी में हमने चीनी घोलना शुरू कर दिया। हम चीनी घोले जा रहे हैं तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब इसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी। उस समय हम चीनी का वेट करके देख लेंगे। चीनी का जो वेट होगा वो एक गिलास पानी की विलयता होगी। मेरे विचार से ये आपको समझ में आ गया होगा। हेनरी का नियम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में लगभग हर साल आ जाता है, नहीं तो इसके ऊपर 1-2 सवाल आ जाता है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। हेनरी का नियम क्या था? हेनरी ने यह बताया था कि जब हम किसी गैस को द्रव विलायक या विलयन में घोलते हैं तो जो गैस की घुलनशीलता है, गैस के घुलने की क्षमता है, वो गैस द्वारा विलयन या विलायक की सतह पर गैस द्वारा लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब हम पढ़ते हैं गैस विलय की द्रव विलायक में विलयता या हेनरी का नियम। गैस विलय द्रव विलायक में किस प्रकार घुलते हैं, इसे समझाने के लिए हेनरी ने एक नियम दिया था। चलिए समझते हैं। हेनरी ने बताया था कि किसी गैस द्वारा विलयन या विलायक की सतह पर जितना अधिक दाब लगाया जाएगा गैस विलयन या विलायक में। चलिए मैं इनके नियम को सही से बोल देता हूँ। इनका नियम क्या था? इनके अनुसार नियम ये है किसी विलायक या विलयन में गैस की विलयता गैस द्वारा विलायक या विलयन की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। किसी विलायक या विलयन में गैस की विलयता गैस द्वारा विलायक या विलयन की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हेनरी का नियम केवल और केवल गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। हेनरी का नियम क्या था? विलयता समानुपाती होती है किसके? आंशिक दाब के। किसकी विलयता है? गैस। और गैस का ही क्या है? गैस का ही आंशिक दाब है। गैस की विलयता गैस के ही आंशिक दाब के समानुपाती होती है। गैस जितना अधिक दाब लगाएगी विलयन में उतनी ही अधिक मात्रा में घुल जाएगी और गैस विलयन की सतह पर जितना कम दाब लगाएगी उतनी ही कम मात्रा में घुलेगी। इसके हम अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, तब आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कब अधिक मात्रा में घुलती है और कब कम मात्रा में घुलती है। चलिए, हेनरी के नियम की पुष्टि करने वाले एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। वे इनके समकालीन वैज्ञानिक थे हेनरी के समकालीन वैज्ञानिक डाल्टन ने भी हेनरी के नियम की पुष्टि की है और उन्होंने इस नियम को कुछ इस प्रकार स्पष्ट किया
इस प्रकार दिया कि किसी विलयन में गैस का मोल अंश गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूं। हेनरी के समकालीन वैज्ञानिक डाल्टन ने भी हेनरी के नियम की पुष्टि की और कुछ इस प्रकार अपना नियम दिया। किसी विलयन में गैस का मोल अंश गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। मेरा मतलब है यहाँ से आंशिक दाब से। आंशिक दाब जितना अधिक होगा विलयन में गैस की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। जितनी अधिक मात्रा होगी तो मोल अंश भी उतना ही अधिक होगा। अर्थात डाल्टन का नियम भी हेनरी के नियम की पुष्टि ही करता है। हेनरी ने अपने नियम को गैसीय अवस्था में भी परिभाषित किया है और गैसीय अवस्था में इनका नियम होता है P इक्वल टू KH। यहाँ KH हेनरी नियतांक है, X गैस का मोल अंश है और P गैस का आंशिक दाब है। गैसीय अवस्था में किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये भी हेनरी का ही नियम है, परंतु गैसीय अवस्था में। तो मेरे विचार से आपको हेनरी का नियम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के 3 मुख्य अनुप्रयोग हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। नंबर 1, शीतल पेय पदार्थों में। शीतल पेय पदार्थ से मतलब समझिए आप, शीतल पेय पदार्थ से मतलब समझिए आप, शीतल पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक, जिनका यूज हम अधिकतर गर्मियों में करते हैं, जैसे पेप्सी, कोको कोला, इस टाइप से जो भी पेय पदार्थ हैं उनमें। पेय का मतलब पीने से। ये 3 मुख्य अनुप्रयोग हैं हेनरी के नियम के। चलिए मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। शीतल पेय पदार्थों में हेनरी का नियम किस प्रकार से यूज होता है। शीतल पेय पदार्थों में हेनरी का नियम अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे किस प्रकार से यूज होता है। जब हम किसी द्रव विलायक में, अच्छा शीतल पेय पदार्थ जो बने हुए होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, क्या होता है इनमें अधिकतर? इनमें होता है CO2 प्लस H2O। विलायक, द्रव विलायक है, देखिए ध्यान से। और ये CO2 क्या है? गैस। गैस विलय है और द्रव विलायक है। गैस को घोला जा रहा है द्रव विलायक में, तो यहाँ हेनरी का नियम ही लगेगा। दाब जितना अधिक होगा विलयता उतनी ही अधिक होगी, और गैस का आंशिक दाब जितना कम होगा विलयन में गैस की विलयता भी उतनी ही कम होगी। विलयन या विलायक में गैस की विलयता भी उतनी ही कम होगी। तो शीतल पेय पदार्थों में गैस को अधिक दाब पर सील किया जाता है। जितना प्रेशर अधिक होगा गैस उतनी ही अधिक मात्रा में शुद्ध जल में घुल जाएगी, और दाब जितना कम होगा, प्रेशर जितना कम होगा गैस का, उतनी ही कम मात्रा में घुलेगी। तो यहाँ हेनरी के नियम का ही प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय पदार्थों में CO2 को अधिक दाब पर सील करते हैं। तो ये पहल का अनुप्रयोग है हेनरी के नियम का कि शीतल पेय पदार्थों में गैस को अधिक दाब पर सील किया जाता है। समुद्र में गोताखोरों द्वारा, अब समुद्र में गोताखोरों द्वारा कैसे होता है? गोताखोरों पर तो नियम लगता है, मगर कैसे लगता है चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। जब समुद्री गोताखोर समुद्र में अधिक गहराई पर चले जाते हैं तो अधिक गहराई पर जाने से पानी का उनके ऊपर दाब अधिक हो जाता है। जैसे जैसे वे सांस लेते जाते हैं तो उनके सांस के साथ में जो गैस उनके अंदर जाती है, जैसे नाइट्रोजन और अन्य गैस, वे उनके रक्त में अधिक मात्रा में घुलना प्रारंभ हो जाती है। या यूं कहिए कि अधिक गहराई पर जाने से दाब अधिक हो जाता है और सांस द्वारा ली गई गैस अधिक मात्रा में रक्त में घुल जाती है, मुख्यतः नाइट्रोजन। जब वे गोताखोर धीरे धीरे समुद्र की सतह की ओर ऊपर आना प्रारंभ करते हैं तो रक्त में वायु के बुलबुले बनने लगते हैं।
नाइट्रोजन और अन्य गैसों के बुलबुले बनने लगते हैं। उस अवस्था में रक्त में अर्थात जो हमारे जो पेशियां होती हैं उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अवरोध का मतलब है रुकावट, धीरे धीरे रक्त का रुकना प्रारंभ हो जाता है, रक्त चलता नहीं है उनमें से रुकना प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण असहनीय दर्द होता है। इस अवस्था को बैंड्स कहते हैं। यह एक चिकित्सीय अवस्था है। इस अवस्था से बचने के लिए गोताखोरों के वायु टैंक में हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एक निश्चित अनुपात वाले गैसीय मिश्रण का यूज किया जाता है। इस गैसीय मिश्रण में 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन के गैसीय मिश्रण का यूज किया जाता है। इसका तीसरा अनुप्रयोग समझिए पर्वतारोहियों पर। पर्वतारोहियों पर किस प्रकार से यूज होता है? पर्वतारोही जब पर्वत पर ऊपर चढ़ते जाते हैं तो ऊपर चढ़ने के साथ साथ ही वायु दाब धीरे धीरे कम होता जाता है, या यूं कहिए कि ऑक्सीजन का दाब धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है ऑक्सीजन का दाब धीरे धीरे कम होता जाता है। जब पर्वतारोही अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर वायु का दाब कम होता है। जब वायु फेफड़ों में जाती है तो अपना आंशिक दाब कम होने के कारण फेफड़ों द्वारा कम मात्रा में सोखी जाती है। इस कारण पर्वतारोहियों पर कमजोरी और चक्कर आने आदि समस्याएं होने लगती है। इस रोग को एनोक्सिया रोग कहते हैं। तो ये 3 अनुप्रयोग हैं हेनरी के नियम के, शीतल पेय पदार्थों में, समुद्र में, गोताखोरों पर, और थर्ड है हमारा पर्वतारोहियों पर।